आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। मेजर इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखेंगे कि आखिर कहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री है ना, इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है दी वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर दी। अच्छा, इसमें ना आपको दो चीज़ जानने को मिलेगा। पहला बात तो कहाँ मतलब मेजर इंडस्ट्री आपके कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, पहला वो हो गया। और दूसरा ये कि आखिर भारत का या फिर पूरे वर्ल्ड का सबसे मेजर इंडस्ट्री कौन सा है, मतलब कि सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा भी आप कह सकते हैं और सबसे पुराना भी कह सकते हैं। तो द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पहला, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। यानी कि इस पूरी दुनिया में तीन ही प्रकार के ऐसे इंडस्ट्री हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हालांकि और भी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, लेकिन ये तीनों इंपॉर्टेंट है कि ठीक है। जैसे सबसे पहला हमारा हो गया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सबसे पहले में कैटेगरी में इसको इसलिए रखा गया है ना, क्योंकि इसके बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मान लीजिए यदि आप घर बना रहे हैं तो घर में कहीं ना कहीं आयरन और स्टील का तो ज़रूरत है ही है ना। या फिर मान लीजिए आप एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऑफिस खोल रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे कि आप कंप्यूटर ये सब पूरा काम आप काम धाम ये सब करेंगे, साइबर कैफे ये सब चलाएंगे, तो वहाँ पे भी तो भाई आयरन एंड स्टील का काम है ना। तो आयरन एंड स्टील हमारा सबसे पहले नंबर पे है। उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा पहनना, भाई वो भी तो पहनोगे ना, है ना, तो वो हो गया हमारा। और तीसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे आप टीवी चलाते हो, है ना, तो आपके टीवी पे फिल्म देने लगता है, कार्टून देने लगता है, न्यूज़ देने लगता है, सीरियल देने लगता है। ये अपने आप नहीं होता है, इसको कहीं ना कहीं एक जगह पे बैठ के लोग ऑपरेट कर रहा है और तब जाके आपके चैनल बदलने पे ही मात्र वो सब चीज़ एक बाय एक प्ले होते चला जाता है। ठीक है, तो ये तीन मेजर इंडस्ट्रीज हमारे पास हैं। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री and textile industry are the older industries while information technology is an emerging industry। इन तीनों में से यदि हम लोग बात करें दो का, सबसे पहले तो वो हमारा हो गया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पहला, और दूसरा है हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये दोनों सबसे पुराना इंडस्ट्री है, सबसे पुराना इंडस्ट्री है। और इसमें से भी यदि आप पुराना बात करना चाहेंगे ना, तो वो आपका निकल के आएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि भाई कपड़े तो लोग बहुत समय से पहन रहे हैं, है ना। भले ही चलिए मानते हैं कि लोग पहले झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, लेकिन कपड़े तो पहनते ही होंगे ना, है ना। तो खैर ये अलग बात है। लेकिन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पहला और दूसरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये दो ऐसे इंडस्ट्री हैं जो कि बहुत पुराने इंडस्ट्री हैं। इनका इस्तेमाल लोग सदियों से करते आ रहे हैं। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये नया है। जैसे मान लीजिए कि क्या 200 साल पहले हमारे पास फ़ोन था? नहीं था। सैटेलाइट था? नहीं था। ऐप था? नहीं था। तो ये सब चीज़ बाद में आया। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इमर्जिंग है, यानी कि नया है, और ये और ज़्यादा डेवलप हो ही रहा है अभी। ठीक है। उसके बाद द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड आर जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रसिया। तो ये कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है बड़े पैमाने पे है, बहुत बड़े लेवल पे, भयंकर रूप से। उसके बाद फिर ये तो हो गया हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। अब बात कर लेते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। द कंट्रीज इन विच टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज लोकेटेड आर इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। तो ये कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। इसमें हमारा एक भारत, इंडिया भी है ना। लेकिन भारत में आयरन एंड स्टील का भी है, इसमें क्यों नहीं दिया गया नाम? खैर, हो सकता है कि इंडिया से ज़्यादा यहाँ पे होता हो, है ना। हालांकि इंडिया में तो हमारे पास टाटा जी का है ना, वो भी बहुत बड़े लेवल पे आयरन और स्टील प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हो सकता है कि जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान और रशिया के कंपैरिजन में भी फिलहाल कम प्रोड्यूस करता हो, इसीलिए यहाँ पे नहीं दिया गया है, वरना टाटा का भी नाम देना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमारे कौन कौन आगे हैं? इंडिया है, हांगकांग है, साउथ कोरिया है, जापान है और ताइवान है। ठीक है, चलिए आगे। द मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। आर द सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड द बैंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। देखो, पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे दो ही नाम लिखा गया है और दो गो में से हमारा एक भारत का जिक्र हुआ है। पहला तो हो गया हमारा सिलिकॉन वैली, कहाँ का? सेंट्रल कैलिफोर्निया का। और दूसरा हमारा हो गया बैंगलोर, कहाँ का? भारत का, है ना। और यहीं पे हमारे इंडिया का सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब है हमारे बैंगलोर में, जिसको आप कहते हैं ना इन्फोसिस, विप्रो, ये सब वो वहीं पे है। हमारे पूरे भारत का जो सिस्टम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जो कंट्रोल है,
जो कमांड है, जो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि उस पर दबदबा जो है वो हमारे बेंगलोर में है। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि हम लोग जो अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी भारत का कुछ भी, तो वो कहीं ना कहीं बेंगलोर से ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हमारा बात हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज का। ठीक है, अब इसमें आपको सबसे पहला पढ़ना है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। चलिए इसके बारे में भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। Iron and steel industry is a feeder industry whose products are used as raw materials for other industries. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है ना, एक फीडर इंडस्ट्री है। फीडर इंडस्ट्री का मतलब ये हो गया कि ये दूसरे इंडस्ट्री का भी पेट भरता है। मतलब ये हो गया कि चलिए मान लीजिए सपोज जैसे एग्रीकल्चर क्या है, वो भी एक इंडस्ट्री है। यदि एग्रीकल्चर में चलिए आप मान लीजिए खेती करते हैं, खेती करने के लिए आप मशीन का इस्तेमाल करेंगे, बोरिंग का, पानी पटवन करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो बोरिंग भी आपका जो जनरेटर है वो भी कहीं ना कहीं आयरन और स्टील से ही मिलकर बना होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अ फीडर इंडस्ट्री। मतलब ये इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है जो कि दूसरे इंडस्ट्री को भी भोजन देता है। भोजन देने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो उसको भी सपोर्ट करता है, इसके बिना वो नहीं चल पाएगा, है ना। इसीलिए कहा गया है फीडर इंडस्ट्री, वो दूसरे को भी सपोर्ट करता है। Whose products are used as raw materials for other industries। और इसका प्रोडक्ट जो है यानी कि आयरन और स्टील का इस्तेमाल हम लोग अदर इंडस्ट्री को चलाने के लिए भी एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद द इनपुट्स फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर। अब इसके लिए इनपुट क्या हो सकता है? इनपुट का मतलब जो हम लोग बाहर से देंगे इसको, वो हो गया हमारा आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, लेबर, कैपिटल, कैपिटल मतलब पैसा, लैंड एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जितने भी यहाँ पे चीज़ों के बारे में कहा गया है ये सारे के सारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का इनपुट है जो कि हम लोग बाहर से देते हैं। ठीक है, अब प्रोसेस में देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन और इनटू स्टील इन्वॉल्व्स मैनी स्टेजेस। मतलब ये हो गया कि जब आप कोई सामान आयरन और स्टील इंडस्ट्री में डालते हो, है ना, तो वहाँ पे प्रोसेस होता है, 2-3 प्रकार के स्टेजेस में प्रोसेस होते हैं, उसके बाद जाके आपको आउटपुट मिलता है। अब क्या प्रोसेस है भाई उसके बारे में भी देख लेते हैं। द रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस वेयर इट अंडरगोज स्मेल्टिंग। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आप रॉ मटेरियल को ब्लास्ट फर्नेस में डालते हो। ब्लास्ट फर्नेस का मतलब यहाँ पे तरीके से आप कह सकते हैं एक बंद कमरा जिसमें कि आप रॉ मटेरियल डालें, उसके बाद वो स्मेल्ट करना शुरू हो जाएगा, मतलब पिघलना शुरू हो जाएगा एक प्रकार इस तरीके से। इट इज दैन रिफाइंड, और उसको पिघला के रॉ मटेरियल जो आप उस बंद कमरे जैसे माहौल में डालेंगे उसके बाद वो पिघलाया जाएगा। पिघलाया जाने के बाद फिर उसको रिफाइन किया जाएगा। मतलब कि उसको एक तरीके से आप कह सकते हैं जैसे हम लोग चाय छन्नी छानते हैं ना, चाय को अलग कर देते हैं, चाय पत्ती को अलग कर देते हैं, उसी प्रकार से इसको रिफाइन किया जाता है। ठीक है, मतलब ये हो गया कि जितने भी गंदे या फिर डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकाल दिए जाएंगे और जो बच गया सो हमारा वो प्योर हो जाएगा। ठीक है, द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील। अब इसके बाद जो उधर से बन के निकलेगा वो होगा आपका स्टील विच मे बी यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल। और उस स्टील को दूसरे इंडस्ट्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, आगे अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा स्टील के बारे में। कुछ इसका प्रॉपर्टी दिया गया, जैसे स्टील इज टफ, स्टील टफ होता है एंड इट कैन इजिली बी शेप्ड, कट और मेड इनटू वायर। स्टील टफ होता है लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि हम लोग उसका शेप चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं शेप, उसको काट भी सकते हैं और उसको वायर के रूप में पतला भी कर सकते हैं। ठीक है, ये खासियत है अपने स्टील का। उसके बाद स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, निकल एंड कॉपर। देखो अलॉय का मतलब ये होता है ना, वो एक ऐसा सबस्टांस जो कि 2-3 प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना होता है। तो हम लोग एक प्रकार से कह सकते हैं कि अलॉय बनाने के लिए स्टील के साथ साथ अलग अलग प्रकार के एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, निकेल हो गया, कॉपर हो गया। इन सारे के मिक्सचर के बाद जब हमारा एक सबस्टांस बनकर तैयार होता है उसी को हम लोग कहते हैं अलॉय। और वो अलॉय बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसमें 3-4 प्रकार के एलिमेंट का गुण प्रेजेंट है, प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। हाँ, वो जंग भी नहीं लगेगा। अलॉयज गिव स्टील हार्डनेस, टफनेस और एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट। जो वही बात है जो कि आपने अभी कहा कि इसमें रस्ट भी नहीं लगता है, जंग भी नहीं लगता है। तो जो इन सारे एलिमेंट के मदद से हमारा एक अलॉय बनेगा वो बहुत ही मजबूत होगा, टफ होगा
प्लस उसमें जंग भी नहीं लगेगा। ठीक है, आगे, स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पे ये है कि आज के समय में जो भी आप इंडस्ट्री देखते हैं, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े इंडस्ट्री, है ना, वो सारे के सारे हमारे मॉडर्न इंडस्ट्री में आते हैं। और मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन कहा जाता है स्टील को, क्योंकि आज एक भी चीज आप ऐसा दिखा दीजिए इंडस्ट्री में जहां पे कि स्टील का इस्तेमाल ना हुआ हो। लगभग जितने भी, जैसे मान लीजिए यदि 100 इंडस्ट्री हैं तो 100 के 100 इंडस्ट्री में स्टील का इस्तेमाल हुआ होगा। और बड़े लेवल पे आज के दौर में आयरन का नहीं बल्कि स्टील का इस्तेमाल होता है। इसके पीछे दो रीजन है। पहला तो ये कि आयरन बहुत भारी होता है, स्टील उतना भारी होता नहीं है, उसके कंपेरिजन में तो हल्का ही होता है। ठीक है, और दूसरा आयरन थोड़ा सा महंगा होता है। ठीक है, लेकिन स्टील थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। ठीक है, वही चीज़ है। उसके बाद फिर अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, कभी कभी ना आप एरोप्लेन को देखिएगा तो एरोप्लेन में अधिकतर 90% जो उसमें एलिमेंट हमारे इस्तेमाल होते हैं वो दो चीज़ का, एक एल्यूमिनियम और एक स्टील। उसमें मालूम है एरोप्लेन में क्यों नहीं आयरन का इस्तेमाल होता है? वेट ज़्यादा हो जाता है। अब भाई एक एरोप्लेन में 100-200 पैसेंजर बैठते हैं, उसको उड़ने के लिए क्षमता भी तो चाहिए। अब उतना भारी हो जाएगा, देखो आयरन एरोप्लेन का बॉडी कितना बड़ा रहता है, यदि उतना सारे बॉडी में आयरन का यदि इस्तेमाल कर दिया जाए तो एरोप्लेन उड़ ही नहीं पाएगा। उसके लिए 3-4 इंजन लगाना पड़ जाएगा, और 3-4 इंजन लगाओगे उसका भारी अलग से, है ना। इसीलिए एरोप्लेन के जो बॉडी होते हैं वो उसमें अधिकतर है, पहला तो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है क्योंकि वो बहुत हल्का होता है, और दूसरे स्टील का इस्तेमाल होता है क्योंकि स्टील भी एज कम्पेयर टू आयरन हल्का होता है। ठीक है, आगे, तो हर आदमी चाहता है कि हम उतना भारी भरकम का इस्तेमाल क्यों करें, काम चलाने से मतलब है ना। ज़्यादातर आयरन का जो इस्तेमाल होता है ना वो आज आप देखते होंगे रेलवे लाइन बिछाने में, क्योंकि उसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वहाँ पे यदि आप एल्यूमिनियम का लगा देंगे तो एक बार ट्रेन पार होगा, ट्रेन पलट जाएगा, है ना, टूट भी सकता है वो लाइन। लेकिन आयरन बहुत ही मजबूत होता है, इसलिए वहाँ पे उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था कि हाँ ये हो गया। तो इसको स्टील को क्या कहा जाता है? बैकबोन कहा जाता है, मतलब कि रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इसके बिना कोई इंडस्ट्री चल ही नहीं सकता, यही चीज़ कहा गया है। उसके बाद जैसे हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल है शिप्स, ट्रेन, ट्रक्स, ऑटोज, इवन नीडल्स आर मेड ऑफ स्टील। तो ये सारी के सारी चीज़ें हमारे जो है ना स्टील के बने होते हैं। जैसे बड़े बड़े जहाज हो गए, ट्रेन हो गए हमारे, ट्रेन में लेकिन अधिकतर पार्ट जो है लोहे का होता है क्योंकि उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हजारों हजार पैसेंजर एक साथ चलते हैं और ट्रेन में इतना पावर होता है कि उसको खींच भी सकता है ना। उसके बाद ट्रक हो गया, फिर से ऑटोज हो गए हमारे, इन सारे में अधिकतर जो है वो स्टील का भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विथ स्टील मशीनरी। ऑयल वेल का मतलब हो गया जहाँ से हम लोग तेल वेल जमीन खोद के निकालते हैं, उस जमीन को खोदने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो स्टील के मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल, यानी कि अब इसका मतलब समझिएगा ध्यान से, एक जगह से दूसरे जगह जब हमको बाई पाइपलाइन के थ्रू तेल पहुंचाना होता है तो वहां पे हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो स्टील का इस्तेमाल हो, क्योंकि आयरन में ना जंग लग जाता है ना, और स्टील में जंग का संभावना बहुत कम रहता है, बहुत कम रहता है। हाँ, क्योंकि अलॉय का इसमें मिक्सचर रहता है, अलग अलग एलिमेंट का मिक्सचर रहता है, तो इसमें जंग थोड़ा सा कम लगता है। इसलिए हम लोग स्टील के पाइपलाइन का इस्तेमाल करते हैं तेल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और ये सेफली हो भी जाता है। उसके बाद मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट। मिनरल्स निकालना हो, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे ना पता चल गया लोगों साइंटिस्ट को कि यहाँ पे सोने का खदान है, यहाँ से 500 मीटर नीचे खोदेंगे तो हमको सोने का खदान मिल जाएगा। उसको खोदने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? स्टील इक्विपमेंट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील। जैसे फार्म मशीन्स हो गए हमारे, फार्म मशीन में जैसे आप कह सकते हैं अब तो जनरेटर नए नए आने लगे हैं, उसमें अधिकतर स्टील का इस्तेमाल होता है। हालांकि आयरन का भी होता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन स्टील का भी होता है। जैसे अच्छा इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम देते हैं। हमारे गांव में ना पहले पानी पटवन करने के लिए बहुत ही भारी भरकम और बहुत ही मोटा जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता था पहले, है ना। लेकिन उसको ना मेन रोड से खींच के खेत तक पहुंचाने में आदमी का हवा टाइट हो जाता था, वो बहुत भारी रहता था क्योंकि उसमें अधिकतर पार्ट आयरन का इस्तेमाल होता था। लेकिन आज एक ऐसा मशीन आ गया हमारे गांव में, आज हमारे गांव में नहीं बल्कि पूरे भारत में ऐसा आ गया मशीन जो कि जनरेटर जैसा ही होता है, छोटा होता है, वही काम करेगा लेकिन बहुत हल्का होता है। उसको 2 आदमी पकड़ के जाके खेत में उसको रख देते हैं, पानी का पटवन कर लेते हैं। तो जहाँ पहले 4-4 आदमी खींच के लेके जाते थे उसको खेत में जाके बैठाते थे, अब वो 2 आदमी कर ले रहे हैं।
अब तो गांव के इतने लोग मजबूत होते हैं कि वो सर पे उठा के जाके रख देते हैं, है ना। तो ये सारा का सारा स्टील की वजह से संभव हो पाया। उसके बाद फिर बिफोर 1800, अच्छा आपके बुक में ना यहाँ पे 1800 एडी लिखा हुआ है। एडी का मतलब वही हो गया आज के समय का ये बात कर रहा है, यानी कि आज से लगभग 200 साल पहले का बात कर रहा है। तो आप यहाँ पे एडी भी लिख सकते हो, यदि नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो बिफोर 1800 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वेयर लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वेयर इजिली अवेलेबल। यानी कि 1800 से पहले हमारे भारत में ऐसा देखा गया है कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री अधिकतर वहाँ पे सेटअप किए जाते थे जहाँ पे कि रॉ मटेरियल जल्दी मिल जाए, पावर सप्लाई मिल जाए, यानी कि बिजली हमेशा ज़रूरी मिल जाए तुरंत, और वहाँ पे पानी का कोई समस्या ना हो। इस प्रकार के जगह पे जो है हमारे इंडस्ट्री समय पे लगाए जाते थे। बट लेटर द आइडियल लोकेशन फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वॉज नियर कोल फील्ड्स, कैनल्स एंड रेलवेज। लेकिन आज के दौर में आप देखेंगे, आज के दौर में नहीं बल्कि 1800 के बाद आप कह सकते हैं, है ना, 1800 के बाद ऐसा देखा गया कि अधिकतर जो इंडस्ट्री थे आयरन और स्टील का, वो कहाँ पे सेटअप किए जाने लगे, कोल फील्ड के पास, जहाँ पे कोयला निकल रहा हो, पहला बात, क्योंकि इंडस्ट्री में कोयले का इस्तेमाल बहुत होता है। उसके बाद बगल में पानी हो, यानी कि कैनल का मतलब जो पानी, कैनल है तो भाई पानी होगा, है ना, कैनल हो, और बगल में रेलवे लाइन हो ताकि ट्रांसपोर्ट करने में कोई परेशानी ना हो। लेकिन आज क्या देखते हैं हम लोग, आफ्टर 1950 iron and steel industry began to be located on large area of flat and near seaports। और आज बिल्कुल ये सही बात भी लिखा हुआ है, आज के ज़माने में आप देखेंगे कहीं पे भी आप चले जाइए, जो कि हमारे समुद्र के बगल बगल वाले एरिया हैं, जो स्टेट हैं हमारे, वहाँ पे आपको अधिकतर इंडस्ट्री देखने को मिलेंगे। रीजन साफ है, रीजन साफ ये है कि समुद्र के बगल में है तो पानी का कोई कमी नहीं है, समुद्र के बगल में है तो ट्रांसपोर्ट में भी कोई खर्चा है ही नहीं। हाँ, गंदा भी समुद्र में डाल सकता है ना, ये बेनिफिट उसको मिल जाता है। और हमेशा याद रखिएगा, लैंड और एयर ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा सस्ता हमारा पड़ता है वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना। लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट में थोड़ा सा डिले हो जाता है, वो सही बात है, लेकिन बहुत ही कॉस्ट, उसका जो कॉस्ट है ना वो बहुत ही कम पड़ता है उसमें। इसीलिए अधिकतर आज के आयरन और स्टील इंडस्ट्री हमारे अधिकतर आपको समुद्र के किनारे देखने को मिल जाएंगे। जैसे हमारा यहाँ पे बगल में आप देख सकते हैं गुजरात हो गया, फिर से महाराष्ट्र हो गया, है ना, फिर उधर बंगाल हो गया, इन सारे जगहों पे आपको ज़्यादा आयरन और स्टील इंडस्ट्री देखने को मिल जाएंगे, या फिर इसके अलावा भी जो इंडस्ट्री है वो वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है ना जल्दी से ग्रो कर रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि उसको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो भारत में ही मिल जा रहा है, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेबर सस्ता मिल जा रहा है क्योंकि भारत का पॉपुलेशन बहुत है भाई, है ना, तुम काम नहीं करोगे तुम काम करो, तुम नहीं करोगे तुम कहाँ के कर लो यहाँ पे, तो लेबर का कोई कमी है ही नहीं हमारे भारत में। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी आज हमारे भारत का बहुत अच्छा हो चुका है, लगभग हर जगह पर सड़क तो बन ही गया है, और मार्केट तो बेमिसाल हमारे भारत का है ना। इतना बड़ा हमारा पॉपुलेशन है, इतना बड़ा कंट्री है, तो मार्केट की तो खास करके कोई कमी है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद ऑल दी मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। तो ये चार ऐसे हमारे इंडिया के स्टेट हैं जहाँ पे कि आयरन और स्टील जो है बड़े पैमाने पे प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। आगे, इंडियाज स्टील प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 1 मिलियन टन इन 1947, यानी कि हमारे भारत में जो उस समय पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री थे बड़े बड़े, उस समय पे 1947 में 1 मिलियन टन प्रोड्यूस करते थे, लेकिन वही 2002 में 30 मिलियन टन जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो भी मात्र 55 ईयर्स उतना के आसपास में, सोच लीजिए, यानी कि लगभग 50 साल आप मान सकते हैं। 50 साल के अंदर में ही आप देख रहे हैं 29 टाइम्स वो बढ़ गया है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे भारत का जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और यही रीज़न है कि हमारे इंडिया से आज बहुत बड़े बड़े विदेश के कंपनी आते हैं, यहाँ से आयरन खरीद के या फिर स्टील खरीद के लेके जाते हैं और वहाँ पे अपना डेवलपमेंट का काम करते हैं, है ना। और इसमें सबसे आगे हमारे अभी फिलहाल भारत में टाटा कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी टाटा, ठीक है। चलो, तो ये हमारा हो गया पूरी तरीके से कंप्लीट। अगले वाले क्लास में एक नया टॉपिक और हमारे पास है, डिस्कस उसको करेंगे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर, टाटा कंपनी के बारे में ही पूरी तरीके से हम लोग
अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।